हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सल्तनत कालीन जो वास्तुकला थी उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सल्तनत काल गुलाम कालीन वास्तुकला के बारे में हम बात कर लेते हैं। सल्तनत कालीन वास्तुकला में इस्लामी शैली और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देती है। मतलब समन्वय का मतलब मिश्रित दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय इमारतें को सजाने के लिए उसमें सुंदर आकृतियां और तस्वीर उकेरी जाती थी, जबकि इस्लामी वास्तुकला सादी और सजावट के बिना होती थी। ठीक है, तुर्की ने भारत में आने के बाद यहाँ के कारीगरों की सेवा ली। इन देसी कारीगरों ने भारतीय इस्लाम वास्तुकला का विकास किया। यह कला स्थापत्य कला के विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है। इस काल की इमारतें हिंदू शैली के प्रत्यक्ष प्रभाव में बनी, जिसकी दीवारें चिकनी एवं मजबूत है। इस काल में बने स्तंभ मंदिर के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार हिंदू कारीगरों द्वारा बरामदे में मेहराबदार दरवाजे बनाए गए। मुसलमानों द्वारा निर्मित मस्जिद के चारों तरफ मीनार उनके उच्च विचारों का प्रतीक है। इस काल में बनी इमारतें निम्नलिखित हैं। गुलाम काल में बनी कुछ प्रमुख इमारतें का वर्णन इस प्रकार नीचे दिया गया है। पहली बार हिंदू कारीगरों द्वारा बरामदे में मेहराबदार दरवाजे बनाए गए, जैसा कि आपको पहले बताया गया। मुसलमानों द्वारा निर्मित मस्जिदें के चारों तरफ मीनार उनके उच्च विचारों का प्रतीक है। इस काल में बनी इमारतें निम्नलिखित, जो आप यहाँ पर देखिए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हराने के उपलक्ष्य में जो किले बनाए गए पिथौरा पर अधिकार कर वहां पर कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 में कुब्बत उल मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की बात करें तो यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर महरौली गांव में स्थित है। प्रारंभ में इस मस्जिद का प्रयोग आजान के लिए होता था, पर कालांतर में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माने जाने लगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ऐबक इस इमारत में 4 मंजिलों का निर्माण करवाना चाहता था, परंतु एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इसकी शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की स्मृति में बनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं ढाई दिन के झोपड़ा के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा, जो वास्तव में एक मस्जिद है, का निर्माण अजमेर में करवाया है। इसके नाम के विषय में जॉन मार्शल का कहना है कि चूंकि इस मस्जिद का निर्माण मात्र ढाई दिन में किया गया था, इसीलिए इस मस्जिद को ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पर्सी ब्राउन का कहना है कि यहाँ पर झोपड़ी के पास ढाई दिन का मेला लगता था, इस कारण इस स्थान को ढाई दिन का झोपड़ा कहा गया। मतलब विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है। फिर विग्रहराज विशलदेव ने इस स्थान पर एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। विशलदेव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद कुब्बत मस्जिद की तुलना में सबसे बड़े आकार की एवं आकर्षक है। इस मस्जिद के आकार को कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा विस्तार किया गया। इस मस्जिद में 3 स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर 20 फुट ऊंची छत का निर्माण भी करवाया गया है। इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे भी बनाए गए हैं। कुछ दरवाजे सर्वाधिक ऊंचा है। मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार एक बांसुरी के आकार के मीनार निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस मकबरे का निर्माण को एक नवीन प्रयोग के रूप में माना जाता है। चूंकि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। आंगन के बीच में अष्टकोणीय चबूतरा निर्मित है, जो धरातल में मकबरे की छत पर का काम करता है। आंगन में कहीं भूरे रंग का पत्थर तो कहीं संगमरमर का प्रयोग किया गया है।
मस्जिद के पूर्वी छोर पर एक खंभा जो है सो स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4 दीवारी से अधिक है। स्तंभ युक्त मस्जिद के बरामदे में एक छोटी मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, जिसमें राज परिवार के लोग नमाज पढ़ा करते थे। मस्जिद की एक तहखाना भी बना था, जहां राज परिवार के लोग एकांतिक क्षण व्यतीत किया करते थे। मस्जिद में निर्मित मेहराबों में मुस्लिम कला एवं पूजा का स्थान तथा गुंबज के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अब बात कर रहे हैं इल्तुतमिश का मकबरा के बारे में। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कुब्बत मस्जिद के समीप लगभग 1235 ईस्वी में करवाया गया था। 42 फुट वर्गाकार इस इमारत के 3 तरफ पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर में प्रवेश द्वार बना हुआ है। 30 घन फीट का बना आंतरिक कक्ष अपनी सुंदरता के कारण हिंदू तथा जैन मंदिरों के समक्ष ठहरता है। मकबरे के दीवारें पर कुरान की आयतें खुदी है। मकबरे में बने गुंबजों में घुमावदार पत्थर के टुकड़े का प्रयोग किया गया है। गुंबज जो है सो चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है, उसे गुंबद निर्माण के इतिहास में स्क्रीच शैली के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा एक कक्षीय है, मतलब एक कक्ष ही इसमें है। फिर हम बात करें सुल्तान बलबन का मकबरा। सुल्तान बलबन का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। इस मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वाधिक वास्तविक मेहराब का रूप इसी मकबरे में दिखाई देता है। फिर हम बात कर रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में। इस दरगाह या खानकाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे विस्तृत करवाया। बलबन ने राय पिथौरा किले के समीप स्वयं का मकबरा एवं लाल महल नामक मकान का निर्माण करवाया था। दिल्ली में बना उसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित की गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खिलजी कालीन वास्तुकला के बारे में। ठीक है। आ, वो गुलाम कालीन वास्तुकला थी, ये खिलजी कालीन वास्तुकला। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाए। अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर का स्थापना किया। जियाउद्दीन वर्णी ने इस नगर को नौ अथवा नया नगर कहा। इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब एवं उसके किनारे कुछ भवनों का निर्माण करवाया था। आज हौज ए रानी के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। फिर अलाई दरवाजा की बात करें तो इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 से 1311 ईस्वी में आरंभ करवाया गया था। इसके निर्माण का उद्देश्य जो है कुब्बत मस्जिद के 4 प्रवेश द्वार बनाना था। 2 पूरब में, एक दक्षिण में और एक उत्तर में। इसका निर्माण ऊंची कुर्सी पर किया गया है। कुर्सी पर सुंदर बेल बूटे बने थे। ठीक है। ये अलाई दरवाजा का फोटो आपको सामने दिख रहा है। नेक्स्ट, दरवाजे के लाल पत्थर एवं संगमरमर का सुंदर संयोग दिखता है। साथ ही आकर्षक ढंग से कुरान की आयतों को लिखा गया है। इस मस्जिद में बने एक गुम्बज में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। अलाई दरवाजा की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। पहली बार वास्तविक गुम्बज का स्वरूप अलाई दरवाजा में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है जमात खा मस्जिद। जमात खा मस्जिद निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जमामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें डाटों के कोने में कमल के पुष्प से एक इस मस्जिद में हिंदू शैली के प्रभाव का आभास होता है। पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। खिलजी काल में पुनः निर्मित अन्य निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर में निर्मित उक्खा मस्जिद एवं खिज्र खां द्वारा निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह विशेष उल्लेखनीय है। अब हम बात कर रहे हैं तुगलक काल में वास्तुकला। तुगलक वंश के शासकों ने खिलजी कालीन इमारतों की भव्यता एवं सुंदरता के स्थान पर इमारतें की सादगी एवं विशालता पर अधिक जोर दिया। अपने पूर्व शासकों के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक ने सादगी एवं मित्य व्यतीत की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक समस्याओं एवं धनाभाव के कारण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुरानी विचारधारा के कारण साज सज्जा पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इस काल की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं। पहला, तुगलकाबाद।
गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के दीवारें मिस्र की पिरामिड की तरह अंदर की ओर झुकी हुई है। इसकी नींव गहरी एवं दीवारें मोटी है। नेक्स्ट जो है वो गयासुद्दीन का मकबरा। यह मकबरा चतुर्भुज के आकार के आधार पर स्थित है। मकबरे की ऊंचाई लगभग 81 फीट है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबज बना हुआ है। गुंबज की छत कई डांटों पर आधारित है। मकबरे में आमलक और कलश का प्रयोग हिंदू मंदिर की शैली पर किया गया है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे के दीवारें चौड़ी एवं मिस्र के पिरामिड की तरह भीतर झुके हुए हैं। आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि ये भीतर की ओर झुके हुए दिखाई आपको पड़ते हैं। फिर आपका आदिलाबाद का किला। मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के समीप ही आदिलाबाद नामक किले का निर्माण करवाया था। फिर जहाँ पनाह नगर। मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना रायपिथोरा एवं सीरी के मध्य करवाया थी। इस नगर की अवशेष जो है सो सतपुत्र अर्थात 7 मेहराबों का पुत्र आज भी वर्तमान में है। विशेष रूप से बचा विजय मंडल स्तंभ महल का एक भाग था। शेख निजामुद्दीन ओलिया का मकबरा। इस मकबरे में संगमरमर का अच्छा प्रयोग किया गया है। कोटला फिरोज शाह। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई थी, जिसने एक महल की स्थापना किया था। यह कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है या फिरोज शाह कोटला के नाम से विख्यात है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग के अंदर निर्मित जामा मस्जिद के सामने सम्राट अशोक का चौपरा गांव से लाया गया स्तंभ गड़ा है। मेरठ से लाया गया अशोक का दूसरा स्तंभ कुस्क ए शिकार महल के सामने खड़ा है। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर एक दो मंजिल इमारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग विद्यालय के रूप में किया जाता है। मैं बता दूं कि फिरोज शाह कोटला पे विस्तृत एक वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली के नाम से। फिरोज शाह का मकबरा के बारे में फिर बात करें तो यह मकबरा एक वर्गाकार इमारत है। मकबरे के दीवारों को फूल पत्तियों एवं बेल बूटों से सजाया गया है। मकबरे में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। फिर हम बदे बात कर रहे हैं सैयद कालीन वास्तुकला की। इस समय तक स्थापत्य कला का पतन आरंभ हो चुका था। सैयद कालीन इमारतें को खिलजी कालीन इमारतों की नकल भर माना जा सकता है। सैयदों एवं लोदियों के समय में खिलजी युग की प्राणवंत शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए गए, किंतु ये सीमित अंशों में ही सफल हुए तथा यह शैली तुगलक युग के मृत्युकारी परिणाम की हटा नहीं सकी। इस काल में खिज़्र खां द्वारा स्थापित खिज़राबाद एवं मुबारक शाह द्वारा स्थापित नगर मुबारकबाद का निर्माण हुआ था। सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा की बात करें तो यह मकबरा मुबारकपुर नामक गांव में स्थित है। मकबरे के चारों ओर बने बरामदों की ऊंचाई अधिक है। गुंबद के शिखर को डांटदार दीपक से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। मोहम्मद शाह का मकबरा की बात करें तो यह अष्टभुजीय मकबरे में अत्यधिक ऊंचाई होने के दोष को दूर किया गया है। मकबरे में कमल आदि प्रतिरूपों की साज सज्जा हेतु चीनी टाइलों का उपयोग किया गया है। अब अंतिम लास्ट बात कर रहे हैं लोदी कालीन वास्तुकला की। लोदी काल में किए गए 6 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं। बहलुल लोदी का मकबरा। यह मकबरा 1418 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी द्वारा बनवाया गया था। 5 गुंबजों वाले इस मकबरे के बीच में स्थित गुंबज की ऊंचाई सर्वाधिक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं सर्वाधिक ऊंचाई वाला गुंबद ये। इसका निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। सिकंदर लोदी का मकबरा की बात करें तो इब्राहिम लोदी द्वारा यह मकबरा 1517 ईस्वी में बनवाया गया। मकबरे में निर्मित गुंबज के चारों तरफ 8 खंभों की छतरी निर्मित है। यह मकबरा एक ऐसी बड़ी 4 दीवारी के प्रांगण में स्थित है जिसके चारों किनारों पर काफी लंबे बुर्ज हैं। इसकी छत पर दोहरे गुंबज की व्यवस्था है। फिर मोठ की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा करवाया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं। सैयद एवं लोदी काल में कुछ अन्य मकबरे का भी निर्माण किया गया, जैसे बड़ा बड़ा खां एवं छोटे खां का मकबरा, शीश गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद एवं ताज खां का गुंबद आदि आदि।
फिर सल्तनत काल में संगीत की बात करें तो जब तुर्क भारत में आए तो वे अपने साथ ईरान एवं मध्य एशिया के संबंध अरबी संगीत परंपरा को भी लाए। उसके पास कई नए वाद्य यंत्र थे जैसे रबाब एवं सारंगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वो वस्तुकला लास्ट वहीं तक था। अब हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल में संगीत काल के बारे में। ठीक है। तुर्क अपने साथ सारंगी जैसे वाद्य को लाए, परंतु यहाँ आकर उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्यों को भी अपनाया। दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक जैसे कि बलबन, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने संगीत के प्रति रुचि होने के कारण राज दरबारों में संगीत सभा का आयोजन करवाया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था और यह काल में सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रस्तुत किया। संगीत की संरक्षण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तत्कालीन महान कवि एवं संगीतज्ञ अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो ने भारतीय एवं इस्लामी संगीत शैली के समन्वय के से अनेक यमन, उसाक, मुआफिक, धनय, मुंजीर, फरगना जैसे राग रागियों को जन्म दिया। उसने दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी के आविष्कार का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के कारण इसे नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। कव्वाली गैल सैनी का प्रचलन भी सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ। सल्तनत काल में अनेक वाद्य यंत्र जैसे कि रबाब, सारंगी, सितार एवं तबला का प्रचलन बहुत ज्यादा था। फिर हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता आदि नाम से भी जाना जाता था। इस समय दक्षिण भारत में संगीत का आधारित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें की रचना हुई जैसे कि संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत शिरोमणि, संगीत कौमुदी, संगीत नारायण आदि। सल्तनत काल में इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा संगीत के विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। पार्ट सी में हम बात कर लेते हैं कुछ उसके चित्रकारी के बारे में। अभी वास्तुकला के बारे में बात किया, फिर संगीत के बारे में बात किया, अब चित्रकारी के बारे में बात कर रहे हैं। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व भारत में चित्रकारी का हिंदू, बौद्ध एवं जैन चित्रकला के अंतर्गत काफी विकास हुआ था, परंतु अजंता चित्रकला के बाद भारतीय चित्रकला का क्रम अवरुद्ध हो गया। सामान्यतः सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल भी माना जाता है। कुरान में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर जीवनधारी का चित्र बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित था। संभवतः सल्तनत काल में चित्रकारी के विकास के अवरुद्ध होने का यही कारण बना। फिर भी इस काल में चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिले हैं। 19वीं सदी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकार का अस्तित्व था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1353 में मोहम्मद तुगलक के समय का एक ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया गया है तथा स्त्री सुल्तान के समक्ष बीना और सितार बजा रही है। उनमें से एक स्त्री शराब का प्याला सुल्तान को पकड़ा रही है। संभवतः यह चित्रकार शाहपुर द्वारा बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त चित्रकारी के कुछ अवशेष सल्तनत कालीन कुर्सी, मेज, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, पताका, कढ़ाई के वस्त्रों आदि पर दिखाई पड़ते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सल्तनत कालीन शासकों के हृदय में चित्रकला के प्रति घृणा की भावना नहीं थी, फिर भी वे चित्रकारों को संरक्षण नहीं दे पाए। आपने अभी देखा कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें आपकी जो मंदिर जो उसके जो मकबरे की वास्तुकला, चित्रकारी और संगीत की क्या-क्या शैलियाँ उस समय विद्यमान थी, कहाँ से कैसे मिक्स करके कौन-कौन से रूप धारण किया। ये पूरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे और प्लीज़ इस चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें।
जैसा कि यहाँ पे है, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। So this is all about for this video. See you in the next video. Bye bye.